जरा सोचिए, एक ऐसे इंसान के बारे में जो सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं, बल्कि एक कलाकार भी है, संगीत का शौकीन भी है और एक राष्ट्र निर्माता भी। जी हाँ, आज हम होमी जे भाभा की उसी कमाल की कहानी को समझने वाले हैं। वो शख्स जिन्होंने हमारे देश के वैज्ञानिक भविष्य की नींव रखी। ये जो बात उन्होंने कही, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक तरह का वादा था। सोचिए, भारत की आज़ादी से भी पहले एक नौजवान फिजिसिस्ट में एक ऐसे भविष्य का सपना देखा था जहां भारत को एक्सपर्ट्स के लिए बाहर नहीं देखना पड़ेगा। कितना बड़ा और ऑडेशियस सपना था ये, है ना? तो आखिर कौन थे ये शख्स जिनकी सोच इतनी आगे की थी? चलिए, इसे समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं और उस माहौल को देखते हैं जिसने होमी भाभा को बनाया। तो शुरुआत करते हैं उनके शुरुआती जीवन से। एक जीनियस कैसे बना? भाभा का जन्म एक बहुत ही अमीर और जाने-माने परिवार में हुआ था। मतलब बाहर से देखने पर ऐसा लग सकता है कि उनके लिए तो सब कुछ आसान रहा होगा, पर उनकी असल कहानी में कई दिलचस्प मोड़ हैं। ये टाइमलाइन देखिए, ये उनकी पूरी जर्नी की एक छोटी सी झलक है। 1927 में वो इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए कैम्ब्रिज गए, लेकिन 3 साल में ही 1930 तक उनका दिल फिजिक्स के लिए धड़कने लगा था। और फिर 1939 में जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो उन्हें मजबूरन भारत लौटना पड़ा। और ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जो भारत के लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुआ। ये खत, मतलब ये सब कुछ कह देता है ना? मैं भौतिकी करने की इच्छा से जल रहा हूं। ये सिर्फ एक करियर चॉइस नहीं थी, ये एक जुनून था, एक आग थी। और यही वो आग थी जिसने उन्हें भारत का पूरा साइंटिफिक लैंडस्केप बदलने के लिए मोटिवेट किया। और ऐसा नहीं था कि ये जुनून सिर्फ साइंस तक ही था। जब नोबेल लॉरेट सीवी रमन ने उन्हें मॉडर्न जमाने का लियोनार्डो दा विंची कहा, तो वो कोई मजाक नहीं कर रहे थे। भाभा सच में एक रेनेसांस मैन थे, एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट, एक टैलेंटेड पेंटर और आर्ट के गहरे पारखी। तो जब ये मल्टी टैलेंटेड शख्स भारत वापस आया तो उसने क्या किया? खैर, उन्होंने बस इतिहास बनाने का फैसला कर लिया। चलिए अब देखते हैं कि उन्होंने भारत के न्यूक्लियर फ्यूचर की नींव कैसे रखी। तो उनका पहला और सबसे बड़ा कदम टीएफआर यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, ये एक आइडिया था। एक ऐसी जगह बनाने का आइडिया जहां इंडिया के सबसे ब्राइट माइंड्स देश छोड़े बिना ही अपना काम कर सकें। इसके बाद बारी आई एटॉमिक एनर्जी कमीशन की, और इसमें सबसे जरूरी बात पता है क्या थी? ये कमीशन सीधा प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता था। इसका मतलब था कि भाभा के पास ब्यूरोक्रेसी से ऊपर उठकर तेजी से फैसले लेने की पावर थी, और ये एक असली गेम चेंजर था। और अब आता है उनका मास्टर स्ट्रोक। देखिए, भारत के पास यूरेनियम तो कम था, लेकिन थोरियम का भंडार बहुत बड़ा था। तो भाभा ने एक जीनियस 3 स्टेज प्रोग्राम बनाया। पहला स्टेज, नेचुरल यूरेनियम से प्लूटोनियम बनाना। दूसरा स्टेज, उस प्लूटोनियम का इस्तेमाल करके भारत के थोरियम को न्यूक्लियर फ्यूल यानी यूरेनियम 233 में बदलना। और तीसरा स्टेज, उसी यूरेनियम 233 से पावर बनाना। मतलब उन्होंने भारत की कमी को ही उसकी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। तो सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था। भारत अपने पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी के रास्ते पर था। लेकिन फिर दुनिया बदल गई। एक ऐसी घटना हुई जिसने भारत के पूरे प्रोग्राम को एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर ला खड़ा किया। 1964 चीन ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। रातों रात भारत के पड़ोस में एक नई न्यूक्लियर पावर आ गई थी और इसने दिल्ली में अलार्म बजा दिया। अब सवाल ये नहीं था कि क्या भारत न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बना सकता है। सवाल ये था कि क्या उसे ऐसा करना चाहिए। अब 2 अलग-अलग सोच आमने सामने थीं। एक तरफ थे प्रधानमंत्री शास्त्री, जो शांति के रास्ते पर चलना चाहते थे और एटम बम के खिलाफ थे। और दूसरी तरफ थे होमी भाभा, एक रियलिस्ट जिनका मानना था कि असली शांति ताकत से ही आती है। ये एक तरह से देश की सोच की लड़ाई थी। $6 लाख। भाभा ने पब्लिकली यह दावा किया कि भारत सिर्फ इतने कम पैसों में एक न्यूक्लियर बम बना सकता है। अब सोचिए, एक डेवलपिंग देश के लिए यह कितना बड़ा और चौंकाने वाला दावा था। इस एक आंकड़े ने पूरी डिबेट में जैसे आग ही लगा दी। तो आखिर में हुआ क्या? एक बहुत ही स्मार्ट कॉम्प्रोमाइज। दुनिया के सामने भारत नो बॉम्ब पॉलिसी पर ही कायम रहा, लेकिन पर्दे के पीछे भाभा को पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव्स पर रिसर्च करने की इजाजत मिल गई। इसका सीधा सा मतलब था, भारत ने बम तो नहीं बनाया, लेकिन बम बनाने का रास्ता यानी न्यूक्लियर ऑप्शन हमेशा के लिए खुला रखा।
भाभा ने भारत को न्यूक्लियर पावर बनने के रास्ते पे तो डाल दिया था, लेकिन वो इस सफर का अंत देखने के लिए मौजूद नहीं थे। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 24 जनवरी 1966 भाभा वियना में एक मीटिंग के लिए जा रहे थे, जब उनकी एयर इंडिया की फ्लाइट एल्प्स के मॉन्ट ब्लैंक पहाड़ियों के पास क्रैश हो गई। उस हादसे में उनकी जान चली गई। क्या ये सिर्फ एक दुखद हादसा था या इसके पीछे कुछ और था? उनकी मौत को लेकर आज भी सवाल उठते हैं। कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं जो मानती हैं कि ये भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने की एक साजिश थी। शायद इसका सच हमें कभी पता ना चले। उनकी मौत के बावजूद भाभा की विरासत आज भी जिंदा है। बार्क से लेकर TIFR तक जो इंस्टीट्यूशंस उन्होंने बनाए, वो आज भी भारत की साइंस और टेक्नोलॉजी की रीढ़ है। असल में उन्होंने सिर्फ एक न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं बनाया था, उन्होंने भारत में एक पूरी साइंटिफिक सोच और कल्चर को जन्म दिया। और आखिर में होमी भाभा की कहानी हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल के साथ छोड़ जाती है। किसी भी देश की ताकत की असली कीमत क्या होती है? ये एक ऐसा सवाल था जिसका सामना भारत ने उस दौर में किया था, और सच कहूं तो ये सवाल आज भी दुनिया के हर देश के लिए उतना ही जरूरी है।